हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। जैसा कि हम लोग प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स कर लिए थे, अभी हमें करना है प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने किया था हंस-डाइकर रिएक्शन। जिस किसी को हंस-डाइकर रिएक्शन अभी तक मिला नहीं है तो आप जाइए वीडियो को अच्छे से देखिए, आपको समझ में आएगा। तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन्स। हेलो एरिन्स की प्रिपरेशंस के लिए कुछ चीज़ें आपको जानना जरूरी है कि देखो, हेलो एरिन्स में हैलोजन अराइल ग्रुप के साथ कनेक्ट होता है। अराइल ग्रुप मतलब बेंजीन रिंग, लेकिन वो किस तरीके से रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा उसी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। चलो वन बाय वन करके देखो। सबसे पहले अगर देखा जाए तो हेलो एरिन्स की जो रिएक्शन है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे टॉलिन के साथ कराया गया है। तो टॉलिन के साथ जब यहाँ पे कराया गया है, चूंकि यहाँ पे बेंजीन रिंग के साथ जब CH3 होता है तो उसे हम टॉलिन बोलते हैं, और उसके साथ जब हेलोजन का रिएक्शन कराया जाता है तो हेलोजन कहाँ पे कनेक्ट होगा, या तो ऑर्थो पे या तो पैरा पे। क्योंकि टॉलिन में यानी जो बेंजीन रिंग से जो CH3 ग्रुप कनेक्टेड हो एक +M का काम करता है, और आपको पता है कि अगर +M रिंग से कनेक्ट है तो ऑर्थो पैरा की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है। अगर ऑर्थो पैरा की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है तो वहाँ पे कोई भी आसानी से इलेक्ट्रोफाइल जाके अटैक करेगा। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। चलिए देखते हैं यहाँ पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो बेंजीन रिंग है यहाँ पर अभी इसके किसी भी पोजीशन पे कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, वहाँ हाइड्रोजन है। और अगर हमें यहाँ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अगर कराना होगा तो कैसे होगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि कोई इलेक्ट्रोफाइल वहाँ पे अटैक करेगा, तो उसे हम बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन इलेक्ट्रोफाइल वहीं अटैक करेगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इट मीन्स द रिंग विच हैव मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट दैट पोजीशन एनी इलेक्ट्रोफाइल कैन बी अटैक्ड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बेंजीन है, यहाँ पे कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं है, तो आप ये कंसीडर कर सकते हैं कि इस पे के हर पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है। तो अगर आप हेलोजन के साथ रिएक्शन कराते हो, स्पेशली अगर क्लोरीन है, तो क्लोरीन को भी आपको आयोनाइज कराना होगा, और इसके लिए बेस्ट होता है रिएजेंट लुईस एसिड। लुईस एसिड होता है, या तो आप आयरन जो एक लुईस एसिड का ही काम करता है, और डार्क में आप इसको ले सकते हैं क्योंकि ये रिएक्शन स्पेशली डार्क में ही होता है, डार्क में ही होता है। तो होगा क्या कि जो क्लोरीन है आयोनाइज होगा, एक प्लस में जाएगा और एक माइनस में जाएगा। मैं मैकेनिज्म भी आपको दिखा दूंगा कैसे होता है। और चूंकि एक क्लोरीन जो प्लस वाला पार्ट है, सपोज कर लो कि ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये प्लस वाला जो पार्ट है यही किसका काम कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल का, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो माइनस वाले का काम क्या है, माइनस वाला पार्ट करता क्या कि यहाँ हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन को लेके जाएगा। कौन, माइनस वाला पार्ट हाइड्रोजन को लेके जाएगा, और ये क्या बनाएगा यहाँ पे HCl, और रिंग के पास, क्योंकि हाइड्रोजन जब रिमूव होगा तो अपना इलेक्ट्रॉन लीव करके जाता है यहाँ पे, तो ये एज अ माइनस रहेगा। तो उस पोजीशन पर ये जो क्लोरीन जो प्लस फॉर्म में वो जाके क्या होगा, कनेक्ट हो जाएगा इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या बना, क्लोरोबेंजीन। क्या फॉर्म हुआ, क्लोरोबेंजीन। इसकी मैकेनिज्म भी मैं दिखाऊंगा कैसे होता है, लेकिन अभी एक एग्जांपल मैं लूंगा जिसमें ऑलरेडी कोई सब्स्टिट्यूएंट हो जो एक +M हो, और +M का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ ऑर्थो एंड पैरा इंक्रीज करता है। इसके पहले अगर आपको समझ में आया होगा, मैंने एक लेक्चर बना के ऑलरेडी डाल के रखा है, रेजोनेंस और मेजोमेरिक इफेक्ट, आप जाके देखिए, वहाँ पे आपको अच्छे समझ में आएगा कि कौन कब +M का काम करता है, कौन कब -M का काम करता है। कोई भी ग्रुप अगर कनेक्ट है तो किस तरीके से +M और -M का काम करेगा, वो आप जाके देखिए रेजोनेंस और मेजोमेरिक में, आपको समझ में आएगा। तो देखो यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम देखें कि सपोज कि आपके पास यहाँ CH3 है। अभी मैंने बताया कि CH3 एक ऐसा ग्रुप है जो +M का काम करता है, जो ऑर्थो और पैरा की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है। जिस पोजीशन पे CH3 कनेक्ट उसे हम 1 बोलते हैं, उसके बाद 2, इसके बाद 3 एंड 4, 5 एंड 6। तो जो 2 और 6 है दिस इज योर ऑर्थो पोजीशन, एंड 3 और 5 जो है वो है मेटा पोजीशन। एंड आप देख सकते हो कि 1 के रिस्पेक्ट में जो 4 है उसे हम बोलते हैं पैरा पोजीशन। अब ऐसे केस में भी अगर आप रिएक्शन कराते हो
हैलोजिनेशन अगर करा रहे हो आप तो क्या फॉर्म होगा वो भी हम देखेंगे। सेम, चाहे आप यहाँ पे एफ ही ले लो डार्क में, देखो मैं मेंशन कर देता हूँ, या तो आप यहाँ पे एनहाइड्रस AlCl3 क्योंकि बेस्ट प्रोडक्ट देता है डार्क में ही, तो आप ये यूज कर सकते हो इसको। तो ऐसे केस में भी ये क्या होगा, आयोनाइज होगा, एक प्लस होगा और एक माइनस होगा। मैं दिखाऊंगा कि कैसे आयोनाइज होता है। अब देख सकते हो कि इसके प्रेजेंस में ऑर्थो पर और पैरा पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है। तो ऑर्थो पे और पैरा पे कौन अटैक कर सकता है, यही जो इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि जो प्लस पार्ट होता है दैट्स इलेक्ट्रोफाइल। आपको अगर यहाँ पे समझना है कि कैसे इलेक्ट्रोफाइल हुआ, तो आपको करना क्या होगा कि यहाँ एनहाइड्रस कंडीशन में आपको रिएक्शन करना है। एनहाइड्रस कंडीशन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो आयोनाइज कर जाता है, क्योंकि लुईस एसिड है ना, उसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। और जिस किसी के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगा तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करेगा, पुल करेगा, पोलराइज करेगा। और जब पोलराइज करता है तो ये आयोनाइज हो जाएगा। तो आपको दिखाई दे रहा होगा एक प्लस है और एक माइनस है। तो प्लस वाला पार्ट या तो ऑर्थो पे अटैक करेगा या तो पैरा पे, बट वहाँ पे जो माइनस वाला पार्ट होगा, क्योंकि माइनस पार्ट यहाँ ऑर्थो पैरा के हाइड्रोजन को रिमूव करने का काम करता है। जब तक हाइड्रोजन नहीं हटेगा तो क्या क्लोरीन जाके कनेक्ट होगा जो पॉजिटिव वाला है, नहीं। इसलिए माइनस वाला पार्ट क्या करेगा, ऑर्थो पैरा के हाइड्रोजन को रिमूव करने का काम करता है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बच्चों बनेगा ये हो जाएगा आपका यहाँ पर CH3, यहाँ Cl और यहाँ पे तो देखो एक पैरा प्रोडक्ट मिला और एक ऑर्थो प्रोडक्ट मिला, लेकिन इसमें मेजर और माइनर भी होता है। तो जो पैरा वाला प्रोडक्ट है वो मेजर है और जो ऑर्थो वाला प्रोडक्ट है वो क्या है, माइनर है। अब ऐसे कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि कोई मेजर है कोई माइनर है, आपको तो पता होना चाहिए। क्योंकि जो ऑर्थो पे है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से ही क्लोरीन में अटैक किया, लेकिन एक दोनों ग्रुप एक दूसरे के बहुत पास पास है। तो यहाँ पे क्या है, SR इफेक्ट है, जिसे हम स्टेरिक रिपल्सन बोलते हैं। स्टेरिक रिपल्सन होने की वजह से इसकी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो कम होता है। लेकिन यहाँ पे दोनों ग्रुप एक दूसरे के जस्ट अपोजिट में, यहाँ पे SR है ही नहीं कंपैरेटिवली, तो इसका मतलब ये ज़्यादा फॉर्म होगा। तो इसलिए क्या हुआ, मेजर हुआ और ये माइनर हुआ। क्लियर। अब ये जो रिएक्शन हुआ तो कैसे हुआ, चलो मैकेनिज्म देखते हैं, आपको समझ में आएगा। देखो मैकेनिज्म कैसे होगा कि आपने देखा कि आपने एनहाइड्रस AlCl3 लेके रखा था। अब ऑब्वियसली जो AlCl3 है एक लुईस एसिड है और इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, हेंस इट वर्क्स एज ए इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन लविंग होता है, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। आपने पढ़ा होगा ना पोलर इंड्यूस्ड फोर्स क्या होता है भाई, कोई पोलर मॉलिक्यूल है उसके सराउंडिंग में कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल आ जाए तो नॉन पोलर भी क्या होगा, पोलराइज हो जाता है जब तक उसका इफेक्ट है। अरे बेस्ट एग्जांपल आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ले लो भाई, जब तक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा तब तक वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा, अप्लाई रहेगा। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बंद होगा मैग्नेटिक फील्ड डिसअपीयर हो जाएगा, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो वैसे ही यहाँ पर क्लोरीन आपको नॉन पोलर दिखाई दे रहा है, लेकिन ये पोलराइज क्यों होता है, पोलराइज इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे AlCl3 एक हमारा लुईस एसिड का काम करता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, जो एक इलेक्ट्रोफाइल है। इवन ये कह सकते हो इसके मीडियम में हो रहा है जो इसको पोलराइज करने का काम करता है। तो कैसे करेगा, लेट्स सी। यहाँ होगा क्या कि ये इसे अपनी ओर खींचेगा तो ये वाला क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके इसके पास चला जाएगा, क्योंकि ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। ये डेल है, डेल का मतलब होता है कि जब तक बॉन्ड है दो एटम के बीच में, ये रिप्रेजेंट करता है कि कौन पार्शियल पॉजिटिव है कौन सा पार्शियल नेगेटिव है। अब ये जो क्लोरीन Al के साथ चला गया तो क्या बन गया, AlCl4 माइनस और दूसरा क्या हो गया Cl प्लस। तो देख सकते हैं पॉजिटिव में हो गया। अब वो इलेक्ट्रोफाइल हो गया और ये न्यूक्लियोफाइल हो गया। अब देखो आप चाहे तो इसको स्टेप में ब्रेक कर सकते हो अगर करना चाहो तो, नहीं तो आप डायरेक्ट भी दिखा सकते हो। अब आपके पास यहाँ पर मैं ऑर्थो या पैरा दो में से किसी एक का आपके लिए बता दूंगा। अगर मैं ऑर्थो का बताऊंगा तो आपको पैरा का ऐसे ही करना है, अगर मैं पैरा का बता रहा हूँ तो आपको ऑर्थो का करना होगा। तो बेटर है कि मैं पैरा वाला बताऊँ जिससे आपको समझ में आए, तो ऑर्थो का आप ऐसे ही कर लेना। आप देखो यहाँ पे ये मॉलिक्यूल है, इसका ऑर्थो तो ये है और ये पैरा है।
अब इसमें क्या होगा कि आपका ये जो Cl+ है अटैक करना चाहेगा, अटैक तो करना चाहेगा ना, तो कहाँ अटैक करेगा? मैं पैरा की बात किया हूँ कि मैं वो बताऊंगा। तो पैरा पे ये जो बॉन्ड है ये शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड पैरा पे क्या करो, शिफ्ट करा दो, तो पैरा वाला पार्ट क्या हो जाएगा माइनस और ये वाला पार्ट हो जाएगा प्लस। तो ये जो देख रहे हो कि बॉन्ड शिफ्टिंग होने की वजह से, क्यों हुआ बॉन्ड शिफ्टिंग? इसलिए हुआ क्योंकि ये प्लस एम इफेक्ट है, इसकी वजह से जब रेजोनेंस होता है तो बॉन्ड या तो ऑर्थो या तो पैरा पे शिफ्ट होता है। इस वजह से मैंने यहाँ पे रिएक्शन के ड्यूरेशन में इसको दिखा दिया है कहाँ शिफ्ट हो रहा है, पैरा पे हो रहा है, जिससे आपको पता चले ना पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तभी तो ये अटैक करेगा। और चूंकि पैरा पे भी एक हाइड्रोजन भी है, अगर आप देखोगे तो एक हाइड्रोजन भी है, तो हाइड्रोजन को ऐसे दिखा दो कि ये बाहर है और फिर इसके बाद ये दिखाओ कि यहाँ पे क्या है प्लस है और ये पार्ट क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा। तब क्लोरीन जो है ये कहाँ जाएगा अटैक करने, इस माइनस वाले पार्ट पे जाएगा कि नहीं, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। और ये जो पार्ट है पैरा वाला, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, एक्सेस में जा रहा है क्योंकि बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है। हेंस ये क्लोरीन विल अटैक ऑन द पैरा पोजिशन। अगर क्लोरीन वहाँ अटैक करेगा तो यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट बनेगा, इंटरमीडिएट बनेगा, वो ये होगा, ठीक है। यहाँ बॉन्ड और यहाँ पे क्या होगा प्लस हो जाएगा और यहाँ पे देखो Cl आके लग गया और यहाँ पे H आपको दिखाई दे रहा होगा और यहाँ पर ये और ये CH3। देखो मैंने कुछ नहीं किया, मैं सब के सब एज इट इज लिखा हूँ। ओनली द डिफरेंस इज हियर कि मैंने इस बॉन्ड को, जो अंदर वाला बॉन्ड है उसको बाहर शिफ्ट करा दिया, जिससे कि कार्बन का पोजीशन क्या हो जाए, माइनस हो जाए। और हाइड्रोजन तो ऑलरेडी था, मैंने दिखाया ही हुआ है यहाँ पे। तो अब ये पार्ट जहाँ से बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है, एक पोजीशन पे नेगेटिव आ जाएगा, दूसरे पोजीशन पे पॉजिटिव आ गया, तो नेगेटिव वाले पार्ट पे क्लोरीन जाके कनेक्ट हो गया और पॉजिटिव वाला पार्ट एज इट इज है, आप देख सकते हो। अब क्या करा सकते हैं इसमें, नेक्स्ट स्टेप्स में आप दिखाओ कि यहाँ पे AlCl4 है। देखो AlCl4 माइनस लिखो या आप इसको AlCl3 क्या लिख सकते हैं, आप AlCl3 और Cl माइनस लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अल्टीमेटली जो Cl माइनस है वो वहां से फिर से अटैक करेगा किसके ऊपर, जहां इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो यहाँ पे होगा क्या कि ये जो हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है, क्योंकि इस कार्बन के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, तो ये हाइड्रोजन का बॉन्ड यहाँ पे क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ही हाइड्रोजन का बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, हाइड्रोजन एज ए पॉजिटिव फॉर्म में क्या होगा, रिलीज होगा। लेकिन ये जो क्लोरीन माइनस है हाइड्रोजन के साथ निकलेगा और क्या फॉर्म कर लेगा, HCl, और ये बॉन्ड यहाँ पे देख सकते हो फॉर्म हो गया। तो आपको दिखाई ही दे रहा होगा क्या फॉर्म हो गया। तो यहाँ आप CH3 पहले तो लिख दो, क्योंकि उसको तो कोई डिस्टर्ब किया ही नहीं। यहाँ ए बॉन्ड आ गया, यहाँ ए बॉन्ड, यहाँ बॉन्ड और यहाँ पे Cl। क्यों? क्योंकि अब देखो यहाँ से H तो चला गया ना, अपना इलेक्ट्रॉन देख के जैसे ही गया, तो यहाँ पे फिर से इनके बीच में बॉन्ड क्या हुआ, फॉर्म हो गया। एंड जो H जा रहा है किसके साथ जा रहा है, H जो AlCl3 के साथ क्लोरीन था उसके साथ गया। तो यहाँ पे आप प्लस, आप क्या लिख सकते हो, HCl। और AlCl3 जैसे इन्वॉल्व हुआ था वैसे ही क्या हुआ, इवॉल्व हो गया, रिलीज हो गया। तो दिस इज योर मैकेनिज्म, आपको दिखाई दे रहा होगा, अच्छे से देख लो और इसको नोट कर लो। तो आप देखो किस तरीके से पैरा पे अटैक किया। तो आपको ऐसे ही रिएक्शन कराने हैं, किसका, ऑर्थो वाला। मैं चाहूँगा आप खुद से ट्राई करो, नहीं आएगा तो इस पूरे स्टेप्स को बार बार देखो, समझो, 2 बार राइटिंग प्रैक्टिस करो, कॉन्फिडेंट 100% आएगा। चलो आगे देखते हैं। तो अभी जो हमने प्रिपरेशन किया है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था, वो भी किससे, हैलोजिनेशन से। ऐसा नहीं कि यही बस बनता है, आगे भी बहुत सारे रिएक्शन है। जैसे कभी कभी अगर आपके पास, आप देखो यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे भी CH3 है, ठीक है। अब ऐसे केस में आप कैसे, कहाँ पे अटैक कराओगे, कंफ्यूजन तो रहेगा ना। लेकिन आपको आज मैं क्लियर कर दूं, ये एक्सेस में नहीं है, लिमिटेड है। और यहाँ पे भी हमने क्या लिया, एनहाइड्रस AlCl3। देखो AlCl3, AlBr3, FeBr3, जितने भी लुईस एसिड है आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, इसके प्रेजेंस में ही रिएक्शन होगा। अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है एंड हैलोजन वहाँ पे इन्वॉल्व है, तो ऐसे केस में आप लुईस एसिड यूज कर सकते हो। तो देखो होगा क्या, अब इसके अगर ये प्रेजेंट है तो इसके प्रेजेंस में अगर हम देखें तो ए ऑर्थो हो गया, ए मेटा हो गया, पैरा। अब सोचोगे अरे ए भी तो वैसे ही है, तो इसके प्रेजेंस में ऑर्थो हो गया है, मेटा हो गया, पैरा। तो अल्टीमेटली यहाँ पे आप मेटा पोजीशन डिसाइड तो कर ही नहीं पाओगे,
कौन सा है? क्योंकि यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में ये पैरा है, कौन सा? ए पोजीशन हमारा क्या है? पैरा है, और ए ऑर्थो है। इसके रिस्पेक्ट में ए ऑर्थो है और ए पैरा है, आप देख सकते हो। लेकिन आपको याद रहना चाहिए कि यहाँ पे एक मतलब एक और भी फैक्टर है जो वर्क करता है, जिसे बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। अभी ये जो मिथाइल ग्रुप है बल्कि ग्रुप है, तो पैरा तो यही है ना, पैरा पे तो इसके रिस्पेक्ट में तो ऑर्थो है, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में क्या पैरा है। अब जो क्लोरीन है दो जगह क्या कर सकता है? अटैक कर सकता है, जहाँ पे वो फ्री पोजीशन पाएगा, जहाँ स्टेरिक रिपल्सन नहीं होगा, आइदर दिस प्लेस और दिस प्लेस, यहाँ नहीं, या तो यहाँ पर या तो यहाँ पे अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है? स्टेरिक रिपल्सन नहीं है। तो आपके पास यहाँ दो प्रोडक्ट बनेंगे, मैं जो दिखा दे रहा हूँ यहाँ ऐसे, यहाँ CH3 है, यहाँ CH3 है, एक बार क्लोरीन यहाँ पे अटैक किया और एक बार क्लोरीन यहाँ अटैक करेगा। अब देख सकते हो, ठीक है, एक बार वहाँ किया एक बार यहाँ किया, लेकिन यहाँ पे अटैक नहीं करेगा। यहाँ अगर अटैक करेगा ना, बहुत ही माइनर प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि वहाँ स्टेरिक रिपल्सन है। तो बल्कि ग्रुप है जो उसे अटैक करने से क्या करेंगे? रोकेंगे। तो स्टेरिक रिपल्सन होगा तो माइनर होगा, तो ये प्रोडक्ट आपका बना, ठीक है। चलो, अब इसकी मैकेनिज्म भी आपको अगर देखना है तो मैकेनिज्म सेम होता है, डिफरेंट नहीं होता। तो जैसे मैंने वहाँ पे कराया था वैसे आप यहाँ पे दिखा सकते हो। बस आपको देखना है कि क्लोरीन कहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, बस उसी जगह पे आप बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करा दो। मैकेनिज्म में इजीली आपको पता चल जाएगा। चलो आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या होता है कि हमें तो हैलो एरेंज प्रिपेयर करना है, हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे भी प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट होता है यहाँ पे डाइजोसिएशन से। देखो, डाइजोसिएशन को लोग सैंड मेयर समझ सकते हैं, लेकिन एक्चुअली में अगर देखा जाए तो सैंड मेयर जो होता है एक अलग रिएक्शन होता है जो डाइजोसिएशन के साथ एडअप होता है। डाइजोसिएशन के ही साथ अगर देखा जाए तो गैटरमैन रिएक्शन आता है। अगर यहाँ पे डाइजोसिएशन के साथ ही देखा जाए तो बेल-सीमन रिएक्शन आता है। तो क्या हर कोई वहाँ पे सैंड मेयर होगा? नहीं। आपको याद रखना है, डाइजोसिएशन एक ऐसा स्टेप्स होता है जो डाइजोनियम सॉल्ट फॉर्म करता है, और हम डाइजोनियम सॉल्ट तभी प्रिपेयर करते हैं जब हमें उससे कोई अदर प्रोडक्ट को बनाना होगा, क्योंकि डाइजोनियम सॉल्ट हम लॉन्ग टाइम तक के लिए रख नहीं सकते, वो हाईली अनस्टेबलाइज होता है। इस वजह से जब कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड हमें डाइजोनियम सॉल्ट से बनाना होता है तभी हम डाइजोनियम सॉल्ट को प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ जो डाइजोसिएशन रिएक्शन है, इसमें आपको मैं बहुत ही सिंपल वे में समझाने वाला हूँ कि कैसे होगा। देखो, इसके तो वैसे अलग अलग रिएक्शन मेथोलॉजी है, लेकिन मैं आपको जिस वे में समझाऊंगा शायद आपको समझेगा। मैकेनिज्म टाइप का नहीं है, बट आपको एक लर्निंग हो जाएगा जिससे आप आसानी से इसको समझ के लिख सको। देखो, अगर हम डाइजोसिएशन की बात करें तो हमें सबसे पहले क्या लेना है? यहाँ पर एनिलीन, इसी जो एनिलीन है जिसे हम बेंजीन अमाइन भी बोलते हैं। हाँ, एक बात हमेशा याद रखिएगा, डाइजोसिएशन रिएक्शन में जो भी रिएक्टिंग स्पीशीज होता है वो फिक्स्ड होता है, उनके कॉन्सेंट्रेशन फिक्स्ड है, टेम्परेचर भी फिक्स्ड होता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो अनस्टेबलाइज हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर इनकी अगर रिएक्टिंग स्पीशीज यानी रिएक्टेंट अगर यहाँ पे फिक्स्ड है तो प्रोडक्ट भी क्या होगा? फिक्स्ड ही फॉर्म में मिलेगा। चलो देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसको NaNO2 के साथ रिएक्शन कराएंगे एंड वी टेक हियर द 2 मोल HCl एंड दिस रिएक्शन हैपेंस इन द प्रेजेंस ऑफ 273 केल्विन टू 278 केल्विन टेम्परेचर पे। इस टेम्परेचर को आप 0 to 5 डिग्री सेल्सियस भी बोल सकते हो, या तो आप ऐसे मेंशन करो या तो ऐसे मेंशन करो, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, आप चेक कर सकते हो। अब इसका रिएक्शन कैसे होगा? बहुत ही सिंपल है, क्योंकि आप देखो ये बेस है और ये क्या है? एसिड है। तो एक तरीके से एसिड बेस कॉन्जुगेशन है। एसिड बेस कॉन्जुगेशन कैसे होगा वो मैं दिखाऊंगा। क्योंकि पहले तो होगा क्या कि Na इसके H के साथ रिएक्शन करके क्या यहाँ पे Na इसके H को डिस्प्लेस करेगा। Na इसके H को जब डिस्प्लेस किया तो NaCl के फॉर्म में निकल गया। अब बहुत ही क्लियरली देखना, पहले तो इनके बीच में रिएक्शन हो रहा है, तो NaCl के साथ क्या हुआ? निकल गया। Na कितना मोल था? 1। क्लोरीन कितना मोल है? 2। स्टिल हियर 1 मोल क्लोरीन,
इस रिमेन सेम, अभी भी है वहाँ पे। 2 हाइड्रोजन बच रहा है, 2 ऑक्सीजन बच रहा है, नाइट्रोजन बच रहा है। अभी हुआ क्या कि जब NaCl के साथ चला गया तो अभी HCl और H+ का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया। तो जो HCl का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है वो NH2 के साथ आएगा, NH2 के साथ। तो NH2 का H2 और यहाँ का जो हाइड्रोजन है कितने, 2, इस ऑक्सीजन के साथ कितने, 2। तो आप देख सकते हो यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन। गेस करो क्या बनेगा, 2 वाटर मॉलिक्यूल। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड हियर कि 2 हाइड्रोजन फ्रॉम हियर, 2 हाइड्रोजन फ्रॉम हियर एंड 2 ऑक्सीजन फ्रॉम हियर गिव 2 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड 1 सोडियम वाज देयर, एक ही था ना, और 1 क्लोरीन के साथ चला गया। तो नाइट्रोजन जो उसके साथ गया था उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा और नाइट्रोजन यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करता है इस तरीके से। और जैसे ही ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा तो जो सेंटर वाला नाइट्रोजन उसके पास क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, बट स्टिल ये 1 क्लोरीन इज रिमेनिंग। जो नेगेटिव चार्ज होता है तो जो इसके साथ जाके क्या करेगा, बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, जो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। तो ए प्लस हो जाता है और ए माइनस। तो यही फॉर्मेशन है किसका, डाइजोनियम सॉल्ट का। अगेन आई विल रिपीट हियर कि आप समझ के चलो कि रिएक्टिंग स्पीशीज फिक्स्ड है तो प्रोडक्ट भी क्या है, फिक्स्ड है। अगर आप इसको याद कर लेते हो तो आसानी से आप बना सकते हो। ये आपको माइंड में रखना है। मैंने क्या बताया कि ये एक तरीके का एसिड बेस रिएक्शन है जो डाइजोनियम सॉल्ट देता है, क्योंकि सॉल्ट तभी बनेगा ना जब एसिड बेस हो। ये एसिड है, पहले Na NO2 इसके साथ रिएक्शन किया। देखो कैसे रिएक्शन किया मैं दिखा देता हूँ आपको। Na NO2 हमने लिया और प्लस यहाँ पे HCl किया, तो इसका Na इसके हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा, तो क्या फॉर्म होगा यहाँ पे, HNO2 और प्लस NaCl। तो HNO2 बना ना, आप देख रहे हो ना। तो HNO2 क्या एसिड है, नाइट्रस एसिड है। अब ये नाइट्रस एसिड इस बेस के साथ रिएक्शन करेगा, ध्यान से समझना। तो अभी 2 मोल था क्योंकि एक HNO2 और एक HCl, अभी भी वो HNO2 और HCl एसिड का कंटेंट बढ़ गया। तो HNO2 का H और HCl का H कितने हो गए, 2, और इसके 2 हाइड्रोजन कितने हो गए, 4। ए किसके साथ, HNO2 के 2 ऑक्सीजन के साथ 2 मोल वाटर फॉर्म कर लिया। तो HNO2 का सिर्फ N बचा, और ये जो N है वही है ना, क्योंकि HNO2 का ही N था ना, इसके साथ जाके कनेक्ट हो गया, देख सकते हो। ठीक, तो बहुत ही सिंपल वे में समझना कैसे डाइजोनियम सॉल्ट बना। आप ऐसे भी बता सकते हो कि 2 ऑक्सीजन है, 2 वाटर फॉर्म करेगा, 2 मोल वाटर, तो इसको 4 हाइड्रोजन चाहिए, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ से, 2 हाइड्रोजन यहाँ से, बना लिया। बचा के यहाँ पे नाइट्रोजन एंड सोडियम एंड 2 क्लोरीन, तो 1 सोडियम रिमूव विथ 1 क्लोरीन NaCl के फॉर्म में। तो यहाँ पे नाइट्रोजन और 1 क्लोरीन जो बचा है इसके N के साथ जाके कनेक्ट हो गया, डाइजोनियम सॉल्ट फॉर्म किया। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसमें टेम्परेचर फिक्स्ड है, दैट यू कैन राइट लाइक दिस। और एक वेस्ट इंटरमीडिएट होता है जिससे हम फिनॉल भी प्रिपेयर कर सकते हैं, नाइट्रोबेंजीन भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ये कह सकते हो मैक्स टू मैक्स जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं यू कैन प्रिपेयर फ्रॉम द डाइजोनियम सॉल्ट। देखेंगे यहाँ पे कैसे। तो देखो यहाँ पे डाइजोनियम सॉल्ट अब मैं लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले डाइजोनियम सॉल्ट के साथ हम देखेंगे यहाँ पे सैंड मेयर रिएक्शन। विच रिएक्शन, सैंड मेयर्स रिएक्शन। तो लेट्स सी सैंड मेयर क्या है। आप अगर यहाँ पर डाइजोनियम सॉल्ट ले रहे हो, दिस इज द डाइजोनियम सॉल्ट, और इसका रिएक्शन अगर आप करा रहे हो किसके साथ, सपोज HBr इन द प्रेजेंस ऑफ Cu2Br2, रिफ्लक्स करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, रिफ्लक्स करते हैं। आप ये जो Cu2Br2 है इसको CuBr के फॉर्म में भी ले सकते हो, लेकिन वो स्टेबल नहीं होता, इसलिए इसको Cu2Br2 के फॉर्म में हम लिखते हैं। इनऑर्गेनिक में आपने पढ़ा होगा। तो किसके साथ रिएक्शन हो रहा है, HBr के साथ, क्योंकि एक्सेस ऑफ ब्रोमीन है, इसके साथ भी ब्रोमीन है, इसके साथ भी ब्रोमीन है। तो होता क्या कि जैसे ही HBr रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा तो यहाँ का जो H है वो Cl के साथ क्या होगा, रिमूव होगा ऐसे। जैसे ही Cl निकला वैसे ही नाइट्रोजन फ्री होगा और ब्रोमीन जाके रिंग से क्या होगा, कनेक्ट हो जाएगा।
तो ये जो बन रहा है यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे Br आ गया और HCl एंड प्लस नाइट्रोजन एज अ गैस के फॉर्म में क्या रिलीज हो गया। नथिंग हैव टू डू हियर। मैंने क्या बताया कि आप यहाँ पे रिएक्टिंग स्पीशीज लो जो अटैकिंग रीजेंट है इन द प्रेजेंस ऑफ C2Br2 जिसको मैं रिफ्लक्स कराना है, तो इसका H इसके Cl के साथ चला गया। N2 ऐसे जैसे Cl जाएगा N2 भी फ्री होना चाहेगा क्योंकि नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है एंड दैट इज इन द फॉर्म ऑफ द गैस विच इज हाईली स्टेबल हो जाता है जो निकलेगा वहाँ पे। तो यहाँ पे बेंजीन की जो रिंग है यहाँ का जो पोजीशन है वो फ्री हो जाएगा, तो Br जाके उसके पास कनेक्ट हो जाएगा। ये Br यहाँ पे ऐसे जाके कनेक्ट होगा तो पार्ट बना। तो इसे ही बोलते हैं क्या, सैंडमेयर रिएक्शन। यही पर नहीं है सैंडमेयर रिएक्शन में, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, एक फ्लो चार्ट देता हूँ जो आपको समझ में आएगा। सब एज इट इज ही होते हैं, इस फ्लो चार्ट के मीडियम से आप समझ सकते हो। जैसे N2Cl है, आप क्या करो यहाँ पे सबसे पहले दिखा दो जो अभी मैंने दिखाया Cu2Br2 के साथ किसका HBr रिएक्शन कर रहा, रिफ्लेक्स तो हो ही रहा है, आपको समझ में आएगा। फिर नेक्स्ट आप दिखा सकते हो कि यहाँ पे Cu2Cl2 के साथ हो रहा है जहाँ पे HCl के साथ रिएक्शन करेगा। फिर आप दिखा सकते हो कि यहाँ पे Ki के साथ रिएक्शन करेगा, जिसको सिर्फ आप वार्म करोगे या सेक ओनली कर दो तो भी सेकिंग से ही बन जाता है, इसको रिफ्लेक्स करने की जरूरत नहीं है। इन सबको रिफ्लेक्स करना पड़ता है और इनके साथ सिर्फ सेकिंग कर दोगे, सिर्फ शेक कर दो बन जाएगा। ठीक है, अभी तो समझा ही दिया, शायद आप भी अभी कर ही सकते हो। यहाँ पे क्या होगा, इसके साथ ये इसके साथ और ये इसके साथ कैसे हो रहा है रिएक्शन, आप बस इसमें दिखा दो। होगा क्या कि यहाँ पे दिखाया कि इसका जो Cl है इसके H के साथ गया, जैसे ही Cl रिलीज हुआ नाइट्रोजन फ्री हो जाएगा, भागना चाहेगा तुरंत भाग जाएगा N2 के गैस के फॉर्म में। बचा क्या, Br जाके उसके साथ कनेक्ट हो गया। देखो ये प्रोडक्ट बना है, इसे बोलते हैं ब्रोमोबेंजीन। सिमिलरली आप Cu2Cl2 के साथ भी करा रहे हो तो इसमें HCl है तो H इसका जो H इसके Cl के साथ रिलीज हो जाएगा और N2 एज गैस के फॉर्म में निकलेगा। अब बचा क्या, इसका जो Cl है वो जाके रिंग के साथ कनेक्ट हो जाएगा। अब देखो बहुत अच्छे से, ठीक है। एंड देन इसमें भी क्या होगा, KCl रिलीज होगा एंड देन N2 एंड देन क्या होगा, आप देख सकते हो कि आयोडीन जाके उसके साथ कनेक्ट होगा। प्रोसेस सेम है ना। तो देखो ऐसे हम आयोडोबेंजीन बनाते हैं, क्लोरोबेंजीन बनाते हैं, ब्रोमोबेंजीन। अब बोलोगे कि अरे सर तो आपने यहाँ एक ही साथ ले लिया, यहाँ पे क्या एक ही मॉलिक्यूल सबके साथ? ऑब्वियसली ये डिफरेंट रिएक्शन है विथ वन मॉलिक्यूल के साथ। पहले आपका HBr के साथ हुआ, देन HCl के साथ हुआ, देन Ki के साथ हुआ। लेकिन इसमें स्पेशली आपको फोकस करना है कि सैंडमेयर तभी होगा जब यहाँ पे जो कॉपर है वो Br के साथ हो, कॉपर हो जब Cl के साथ हो, और Ki तो इंस्टेंट रिएक्ट करता है इसके साथ। ऐसे ही रिएक्शन है जिसे हम गेटरमैन रिएक्शन बोलते हैं। कौन सा रिएक्शन, गेटरमैन रिएक्शन, गेटरमैन रिएक्शन। ठीक है, इसके बारे में भी हम देखेंगे। देखो गेटरमैन रिएक्शंस में और सैंडमेयर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट इसकी जो प्रोडक्टिविटी होती है सैंडमेयर से थोड़ा कम होता है। हाउ, जस्ट आई एम गोइंग टू शो यू, सी हियर। सपोज यू हैव टेकन हियर डाइजोनियम सॉल्ट, बहुत ही केयरफुली देखना। होगा क्या कि इस डाइजोनियम सॉल्ट के साथ हमने क्या किया, HCl के साथ रिएक्शन करा दिया। आप देख सकते हो HCl को मैंने ऑलरेडी आयोनाइज करा के रखा है जिससे आपको समझ में आए, और यहाँ पे सिर्फ मैंने Cu लिया है। एक्चुअली होगा क्या कि जो Cu है, कॉपर है, किसी हेलोजन के साथ है क्या? नहीं ना। इट डज मीन कि इट ऑल्सो टेक पार्ट इन द रिएक्शन नाउ। तो Cu क्या करेगा, X को लेके चला जाएगा। जैसे ही Cu X के साथ गया है, अब कौन सा X भाई, जो डाइजोनियम सॉल्ट के फॉर्म में है, इसका X Cu लेके गया CuX के फॉर्म में। तो हेलोजन की जो क्वांटिटी है जो होनी चाहिए वो है क्या? नहीं। पहले वाले रिएक्शन में हेलोजन बहुत था, इस वजह से आसानी से फॉर्म हुआ। यहाँ उतनी आसानी से फॉर्म नहीं होगा क्योंकि कुछ हेलोजन तो यहाँ पर कॉपर ही लेके चला जा रहा है, और वहाँ कॉपर क्या था, सैंडमेयर में हेलोजन ऑलरेडी लेके रखा था, यहाँ तो लेके जा रहा है।
और जैसे ही X गया वैसे ही नाइट्रोजन क्या हुआ, रिलीज हो जाएगा। एंड देन बचा हुआ जो क्लोरीन है उसके साथ जाके लग गया। क्या फॉर्म हुआ यहाँ पे आप देख सकते हो, Cl क्लोरोबेंजीन। बस यहाँ पे आपको करना क्या है कि जैसे मैंने HCl लिया था वैसे ही आप HBr भी लोगे, सेम वे में जाएगा, बट इसका जो हैलोजन होगा वो Cu के साथ रिलीज हो जाएगा। इस वजह से यहाँ कॉपर भी रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है, जिसकी वजह से इसकी जो मतलब कह सकते हो कि जो प्रोडक्टिविटी होती है, जो रिएक्शन में रिएक्ट होने की कैपेसिटी होती है, थोड़ा कम हो जाता है। तो वी कैन से हियर कि सैंडमेयर इज द गुड रिएक्शन कंपेयर टू गेटरमैन, या सैंडमेयर गिव्स बेटर प्रोडक्ट देन द गेटरमैन, ये आप बोल सकते हो। तो नोट इट डाउन, अच्छे से समझ के लिखो। इसके साथ साथ मैं आपको एक और रिएक्शन दिखा रहा हूँ जिसे हम बोलते हैं क्या, बाल्ज-साइमन रिएक्शन। ये जो बाल्ज-साइमन रिएक्शन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछता भी है, कुछ बच्चों को आता है, कुछ बच्चे समझ ही नहीं पाते कैसे होता है। इसके 2 वे हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा और दोनों वे में आपको समझना होगा। रिएक्शन की प्रोसीजर सेम ही है, जैसे आपने सैंडमेयर में किया, जैसे आपने यहाँ पे गेटरमैन में किया, वैसे ही बाल्ज-साइमन में भी करना है। अभी जो भी हम रिएक्शन कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ अराइल हैलाइड का ही कर रहे हैं। तो देखिए आपके पास डाइजोनियम सॉल्ट है, यही है डाइजोनियम सॉल्ट, ऑब्वियसली यही है। मैंने क्लोरीन दिखाया, आप X- भी दिखा सकते हो, वहाँ पे क्लोरीन के साथ जगह पे एक और भी कोई हो सकता है, बट यूजुअली क्लोरीन यहाँ पे प्रिफर्ड होता है। अब देखो होगा क्या कि इसका रिएक्शन हम फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ कराएंगे। किसके साथ? फ्लोरोबोरिक एसिड, HbF4, दिस इज द फ्लोरोबोरिक एसिड। इसके साथ आप करा तो इसमें हाइड्रोजन एज ए प्लस एंड BF4 एज ए माइनस। क्या होगा, Cl के साथ H जाएगा, क्या फॉर्म हो गया, HCl, एंड देन BF4 जाके उसके साथ नाइट्रोजन के साथ क्या हो, कॉन्जुगेट हो गया, तो क्या बन गया, N2 एंड BF4 A प्लस और A माइनस है। देख रहे हो ना भाई, एक इंटरमीडिएट है। तो इसमें 2 तरीके से, अब देखो यहाँ पे मैं इसको आपको दिखा रहा हूँ, इसमें 2 तरीके से स्प्लिटिंग हो सकता है। या तो एक काम कर लो, आप पहले इसको लिख लो जिससे मैं आपको समझा सकूँ। पहला स्टेप तो ये हुआ। दूसरे स्टेप्स में क्या हो सकता है, 1 बाय 1 करके दिखाता हूँ। अगर मैं इसी को हीट करूँ तो इसका एक जो फ्लोरीन है, BF4 है ना, तो एक फ्लोरीन जाके रिंग के साथ कनेक्ट होगा और BF3 के फॉर्म में निकलेगा। क्योंकि यहाँ पे हाईली अनस्टेबलाइज है तो डिकम्पोज हो जाएगा। तो नाइट्रोजन जैसे ही वहाँ से एज ए गैस के फॉर्म में रिलीज हुआ तो फ्लोरीन जाके कनेक्ट हो जाएगा और वो BF3 के फॉर्म में निकलेगा। ठीक है, ट्राइफ्लोरो बोरॉन के फॉर्म में निकल गया। पहला तो यही स्टेप से आपको समझ में आया कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पे अनस्टेबलाइज है, ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक स्टे नहीं है, डिकम्पोज होगा। इसका जो BF4 है इसमें से एक फ्लोरीन रिंग के साथ जाएगा और नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन जो भी है लेके निकलेगा स्टेबल होके, अब फिर बचा हुआ है BF3 निकल गया। पहला ये है। दूसरा क्या होता है, इसी में दिखा रहा हूँ, लिख लिया। देखो दूसरा क्या है, दूसरा ए रिएक्शन है। किसका आप रिएक्शन करा दो, किसके साथ, सोडियम, जैसे नाइट्रस एसिड होता है ना, सोडियम नाइट्रस के साथ करा दो। ठीक है, नाइट्रेट नहीं है, यहाँ सोडियम नाइट्रस है। Na क्या करेगा, आपने देखा कि जो फ्लोरीन रिंग के साथ जा रहा है ना, वो Na क्या करेगा, फ्लोरीन को, यानी ऐसे बोल सकते हो Na एक फ्लोरीन को लेके निकल जाएगा, सोडियम फ्लोराइड फॉर्म करेगा और BF3 रिलीज हो गया। और जैसे ही BF3 रिलीज हुआ, जैसे ही BF3 वहाँ से निकला, वैसे ही आपका नाइट्रोजन भी क्या होगा, गैस के फॉर्म में निकल जाएगा। बच्चा क्या, NO2 जो रिंग के साथ जाके कनेक्ट हो जाएगा। तो क्या फॉर्म हुआ, नाइट्रोबेंजीन। दिस इज ऑल्सो नोन एज बाल्ज-साइमन रिएक्शन। नोट कर लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पूछता है, कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। नोट इट डाउन। तो अभी तक जितना भी हमने यहाँ पे प्रिपरेशन किया था, ये प्रिपरेशन ऑफ क्या है, हैलोअरेंस। लेकिन यहाँ पे NO2 बन रहा है, तो हमें NO2 प्रिपरेशन तो नहीं करना, क्योंकि बाल्ज-साइमन में हमें फ्लोरो कंपाउंड बनाना था जो इसके पहले वाला था, उसे हम बोलते हैं। तो यहाँ पे इसको दिखाने की जरूरत नहीं, बट मैंने शो इसलिए कर दिया, आपको पता होना चाहिए। तो फ्लोरो कंपाउंड्स के लिए आपको पहला वाला रिएक्शन लिख लेना है जो मैंने दिखाया। आपको दिखाना क्या है यहाँ पे कि आप
यहाँ पे एक क्लोरीन जाके रिंग के साथ क्या होगा, कनेक्ट हो जाएगा। क्यों कनेक्ट होगा, क्योंकि N2 निकलेगा और BF3 रिलीज हो जाता है, स्टेबल होते हैं इस फॉर्म में। तो हमें क्या मिला, फ्लोरोबेंजीन। तो फ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए आपको नहीं सैंडमेयर यूज करना है, तो गेटरमैन। सिर्फ एक ही मेथड है डायजोनियम सॉल्ट से, जिसे बोलते हैं बायल-साइमन रिएक्शन। नोट कर लो बहुत अच्छे से, दिस इज द रिएक्शन। अब देखो ऐसा नहीं कि यहाँ पे इतना ही रिएक्शन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप बना सकते हो। आप जैसे सपोज कर लो कभी पूछ लिया आपसे कि हाउ वी कैन प्रिपेयर क्लोरोबेंजीन फ्रॉम द फिनॉल। आप सोचते रह जाओगे भाई अरे क्लोरोबेंजीन फ्रॉम द फिनॉल कैसे होगा। देखो जैसे फ्रॉम द फिनॉल मतलब फिनॉल क्या होता है, बेंजीन के साथ जब OH हो तो उसे हम बोलते हैं फिनॉल। अभी कैसे हम फॉर्म करेंगे भाई, यहाँ पर इससे कैसे बनेगा, है ना, इससे कैसे बनेगा क्लोरोबेंजीन। तो आपको बस रिएजेंट याद होना चाहिए। आप अगर कभी पढ़े होंगे तो आपको पता है कि जो फिनॉल है इसको मतलब इसे रिडक्शन करा दो, इसको रिडक्शन रिएक्शन में लेके जाओ, वो भी जिंक डस्ट के साथ। एक काफ़ी मैं कह सकता हूँ अच्छा रेड्यूसिंग एजेंट होता है जो फिनॉल को रेड्यूस कर देता है। कैसे कि जो जिंक है वो ऑक्सीजन को लेके निकल जाएगा जिंक ऑक्साइड के फॉर्म में, और जो हाइड्रोजन है वही रिंग के कार्बन के साथ ऐड हो जाएगा। क्या बन गया, बेंजीन बना। दिस इज द बेंजीन। अब देखो, और इस बेंजीन का रिएक्शन अभी तो करा था आयरन क्लोरीन के साथ। आयरन डार्क ले लो और क्लोरीन के साथ सब्स्टिट्यूट करा दो, मिल गया। देखो है ना, सिंपल है, बस आपको रिएजेंट आना चाहिए। अगर आप रिएजेंट याद करके रखते हो तो आसानी से रिएक्शन को करा सकते हो और प्रोडक्ट फॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो दिस वाज द प्रिपरेशन ऑफ हैलोएरिन्स। अभी हमें इसके बारे में कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़ने हैं जो मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से नोट कर लो। और भी अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस है जो प्रिपरेशन ऑफ हैलोएरिन से रिलेटेड है, यू सेंड टू मी, आई विल क्लियर इट। तो लेट्स स्टार्ट हियर द फिजिकल प्रॉपर्टीज। चलो देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज है क्या। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ नोट्स दिखा रहा हूँ जो मैंने बताया, उसको आप नोट कर लो। आप देख सकते हो यहाँ देखो आपके पास है, यहाँ 2 मोल है। आपको रिएक्शन में नहीं दिया रहेगा, बट आपको ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि यहाँ पे 2 मोल के साथ रिएक्शन हो रहा है, क्योंकि NaNO2 है। 1 मोल हम तभी लेते हैं जब वहाँ पे HNO2 होता है। HNO2 याद रखो, तो डायजोनियम सॉल्ट है, यहाँ पे देख सकते हो कि, और यहाँ देखो Cu2H2 है। रिमेंबर दिस थिंग्स। चलो और दिखाता हूँ आपको, तो इसको पहले नोट कर लो, फिर देखो। अब यहाँ से आता है क्या, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में मैं इतना ही बस बताऊंगा आपको कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम देखते हैं वहाँ पे उनकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कलर, ऑर्डर, ये सारी चीज़ें होती है जो फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, आपको पता है कि जब भी अल्काइल हैलाइड्स कलर, चूँकि जनरली होता है क्या कि अल्काइल हैलाइड जब हैलाइड के फॉर्म में होते हैं तो वो कलरलेस होते हैं। यहाँ पे भी वही लिखा है कि अल्काइल हैलाइड आर कलरलेस व्हेन दे आर प्योर फॉर्म। जब वो प्योर फॉर्म में होंगे तो क्या होगा, कलरलेस होगा। लेकिन जब उन्हें, जैसे ब्रोमाइड्स हो गया, आयोडाइड्स हो गया, वो कलर देते हैं जब उनको एक्सपोज किया जाता है सनलाइट में। तो यू कैन से हियर कि जितने भी अल्काइल हैलाइड्स हैं दे आर कलरलेस, बट एज वी एक्सपोज इट इनटू द सनलाइट दे गिव कलर। क्या देते हैं, वो कलर देते हैं। ठीक है, और इसमें से बहुत सारे ऐसे हैलोजन कंपाउंड्स होते हैं जो वोलाटाइल नेचर के होते हैं, और उनकी जो स्मेल होती है काफ़ी स्वीट होती है, स्वीट स्मेल होता है। अब बात करते हैं यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट की। अगर आप बॉइलिंग पॉइंट से अवेयर हैं तो है क्या, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब ये होता है कि अगर देखा जाए यहाँ पे कि जब नंबर ऑफ कार्बन बढ़ता है, हैलोजन कंपाउंड है आपके पास, उसमें नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेगा तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा। मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने के साथ साथ वहाँ पे जो वंडर वाल फोर्स होता है वो भी क्या होता है, बढ़ता है। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, बढ़ता है। जैसे एग्जांपल में मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपके पास CH3 है, यहाँ मैंने कॉमन लिया है क्लोरीन, फिर देखो यहाँ पे मैंने क्या लिया, CH3 CH2Cl लिया है, यहाँ पे भी क्या है, कॉमन क्लोरीन है। दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस इसमें एक कार्बन ज़्यादा है और इसमें एक कार्बन कम है। तब क्या बोलोगे, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा है, जिसमें मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है, इसका क्या कम है। तो सेकेंड वाला जो है वो ज़्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट रखेगा कंपेरेटिवली फर्स्ट वन से।
तो जैसे जैसे कार्बन का लेंथ बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है। जनरली जो होता है कि जो स्मॉलर मेंबर ऑफ यहाँ पे हैलोजन के होते हैं वो गैसेस फॉर्म में होते हैं, जैसे लिखा होगा मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड एंड सम क्लोरोफ्लोरो मीथेन्स आर गैसेज एट रूम टेम्परेचर पर। तो लेकिन जैसे जैसे यहाँ पे उनके कार्बन के नंबर बढ़ते जाएंगे लिक्विड में जाएगा, और कुछ हायर मेंबर जो होते हैं वो सारे के सारे सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे आपने एल्केन यानी हाइड्रोकार्बन्स में किया होगा, C1 से C4 कार्बन गैस के फॉर्म में होते हैं, फिर उसके बाद C5 से लेकर C17 तक के जो होते हैं लिक्विड फॉर्म में होते हैं, एंड देन उसके जो हायर मेंबर होते हैं वो किस में होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं। तो फर्स्ट 4 मेंबर किस फॉर्म में, गैस फॉर्म में। नेक्स्ट अगर 17 तक है लिक्विड फॉर्म में, एंड देन हायर मेंबर जो होते हैं सॉलिड। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे वही फॉलो करेगा, नहीं, यहाँ पे कुछ ही ऐसे होते हैं जो गैसेस फॉर्म में होते हैं अगर आप देखोगे, एंड थोड़ा सा हायर मेंबर हुआ तो लिक्विड में, और भी हायर मेंबर जाएगा तो सॉलिड में। नोट कर लो, ये देख सकते हो जैसे जैसे यहाँ पे इनकी मेंबरशिप बढ़ रही है, देख रहे हो ना, तो इनका स्टेट भी क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहा है। अब मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। चलो आगे देखते हैं यहाँ पे कुछ चीज़ें और। अब देखो एक बात ध्यान से, ये मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात जो मैंने अभी किया, रिपीट किया। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट मैंने आपको क्या बताया कि अगर जितना कार्बन बढ़ता जाएगा, कार्बन अगर बढ़ेगा तो उसकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। मैंने दिखा दिया था। लेकिन कुछ बात कर लेते हैं आइसोमर की, मतलब कुछ ऐसे अल्काइल हैलाइड जो आइसोमर है एक दूसरे का। आइसोमर का मतलब ये होता है कंपाउंड्स व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब सपोज करो कि आपके पास यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल है, जो मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा, जैसे आपको समझ में है। वो मॉलिक्यूल है क्या, C4H9Cl है, ये है मॉलिक्यूल। अब इसके कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल है जो हमें देखने को मिलेंगे। मैंने क्या लिया, C4H9, तो दिखाता हूँ आपको यहाँ पर। जैसे क्या है, C4H9Cl लिया, तो देखो कार्बन, कितने कार्बन, 4 है। तो सबसे पहले कार्बन आप ड्रॉ कर लो और फर्स्ट पोजीशन पे क्लोरीन रख दो ऐसे। फिर उसके बाद यहाँ पे 3 कार्बन ड्रॉ कर लो, फर्स्ट पोजीशन पे क्लोरीन रखो, यहाँ पे क्लोरीन लगा दो। देख रहे हो ना। और पॉसिबल है क्या, बस इतना ही 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल है, क्योंकि हमने C4H9 ही लिया है। यहाँ पे हाइड्रोजन रख दो आप, यहाँ हाइड्रोजन रख दो आप, ये यहाँ पे भी इसमें आप इस तरीके से दिखा सकते हैं। यहाँ पे एक ही रहेगा, यहाँ पे 2 रहेंगे, यहाँ कितने रहेंगे, 3 रहेंगे। जो टर्मिनल कार्बन है उस पर हमेशा 3 हाइड्रोजन आप प्लेस कर सकते हो अगर वहाँ पे अवेलेबल है तो आप देखो 3, 3, 6 एंड 3, 9। ये एक दूसरे के क्या है, आइसोमर है। दोनों में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट है, तो इसमें इनकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी। अब याद रखना कि जो स्ट्रेट चेन में होता है उनमें वंडर वाल फोर्स ज़्यादा होता है। अब वंडर वाल फोर्स ज़्यादा होने की वजह से उसकी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, ज़्यादा होगी। लेकिन जो ब्रांच में आ जाता है तो वहाँ स्टेरिक रिपल्सन आ जाएगा। ये ब्रांच में आ गया ना, स्टेरिक रिपल्सन आ जाएगा। इसको ऐसे भी तो आप लिख सकते हो, CH3 CH2 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 और क्या, Cl। और इसको ऐसे लिख सकते हो CH3 CH, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH2 और Cl। तो आप देखो ये स्ट्रेट चेन में यहाँ वंडर वाल फोर्स बढ़ गया, सरफेस एरिया भी क्या हुई, बढ़ गई। तो वंडर वाल फोर्स, 2 चीजें आपको ध्यान में रखना है। वंडर वाल फोर्स इसमें ज़्यादा है और सरफेस एरिया भी क्या है, ज़्यादा है। तो दोनों बढ़ रही है ना पहले वाले में। दूसरे वाले में क्या है कि ब्रांच आ जाने की वजह से वंडर वाल फोर्स थोड़ा सा कम हो गया, स्टेरिक रिपल्सन बढ़ा, जो स्टेरिकली रिपेल कर रहे हैं तो रिपल्सिव एनर्जी बढ़ गया, और सरफेस एरिया भी क्या हुआ, कम हो गया। इसलिए आसानी से क्या होगा, बॉयल हो जाएगा। लेकिन वो आसानी से बॉयल नहीं होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा है, पहले वाले का। दूसरे वाले का क्या होगा, कम हो जाएगा। रीजन, क्योंकि आसानी से बॉयल हो सकता है कम टेम्परेचर पे, लेकिन ऊपर वाला ज़्यादा टेम्परेचर पे बॉयल होगा। रीजन, क्योंकि वहाँ पे मैंने बताया कि वंडर वाल फोर्स स्ट्रेट चेन ऑफ द कार्बन में ज़्यादा होगा, क्योंकि उसकी सरफेस एरिया बढ़ रही है। बस ये 2 पॉइंट आपको याद होना चाहिए। तो जितने भी आइसोमर होते हैं ऐसे ही होते हैं।
कभी कभी रिएक्शन होता आ जाता है, इसमें रिएक्शन भी दिखा देते हूँ जैसे आइसोमर के बेस पर, जैसे CH3 CH2 और यहाँ पे Cl है और यहाँ पे बोल दिया कि एनहाइड्रस Cl3, ये तो भाई क्या करोगे? अब लोग कंफ्यूज, अरे क्लोरीन तो पहले से ही क्या होगा? एक्चुअली एनहाइड्रस AlCl3 लिखा रहे या ना लिखा रहे, अगर यहाँ पे एनहाइड्रस AlCl3 है इसका मतलब एक दूसरे के आइसोमर में कन्वर्ट होगा, Cl उस पोजीशन पे जाएगा जो डिफरेंट नेम क्रिएट करे। मतलब यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ये CH3 है, ये CH है और ये Cl और CH3 आप देख सकते हो। तो AlCl3 इनके ही मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को चेंज करता है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट आ जाता है वही सेम चीज़, लेकिन AlCl3 क्या कर रहा है? चेंज कर दे रहा है। तो कभी भी ऐसा रिएक्शन आए तो आपको दिखा देना है। अब इसमें मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात किया जाए तो पहले वाले का क्या होगा? ज़्यादा होगा, दूसरे वाले का क्या होगा? कम, क्योंकि वो ब्रांच में आ गया और पहला वाला स्ट्रेट चेन में है। बस यही याद रखना, स्ट्रेट चेन में है तो उसकी सरफेस एरिया क्या जाता है? सरफेस एरिया ज़्यादा है मतलब वंडर वाल फोर्स भी क्या जाता है, इस वजह से मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। लेकिन अगर ये एरोमेटिक कंपाउंड हो तो सपोज आपके पास यहाँ पे क्लोरीन है, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। एक्चुअली जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे होता है, लेकिन थ्योरेटिकली हम यहाँ पे गेस कर सकते हैं कि भाई किसका ज़्यादा होगा किसका कम होगा। देखो आपको दिखाई तो दे रहा है यहाँ पे सारे सेम हैं, तो कैसे आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि भाई मेल्टिंग पॉइंट किसका ज़्यादा है किसका कम है? देखो बहुत ही सिंपल वे में बता रहा हूँ कि मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है कि द टेम्परेचर एट विच सॉलिड गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट, यानी वो सॉलिड में है, किस में जा रहा है? लिक्विड में जा रहा है। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है टेम्परेचर एट विच एनी लिक्विड गेट कन्वर्टेड इनटू गैस फॉर्म, यानी वेपर फॉर्म, मतलब ऑलरेडी लिक्विड में है तो किस में जा रहा है? वेपर्स में जा रहा है। तो अभी हमें देखना है मेल्टिंग पॉइंट, मतलब सॉलिड से लिक्विड में कौन आसानी जाएगा। तो एक बात जान लो, ऐसे अगर मॉलिक्यूल होते हैं जहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, तो ऐसे मॉलिक्यूल में जो हमारा मेटा होता है वो उसकी जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होती है वो कम होता है, चाहे वो मेल्टिंग हो या बॉइलिंग। तो मेटा के ऊपर क्योंकि कोई भी इफेक्ट शो नहीं होता, जो भी इफेक्ट हम देखते हैं रिंग में या तो ऑर्थो पे होता है या तो पैरा पे होता है। तो मेटा वाले का हमेशा क्या करो, पीछे लिख दो। ये पहला अपने माइंड में रखो कि मेटा कौन है, सेकंड वाला, तो हमेशा उसको पीछे रखो भाई, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है तो हमेशा पीछे रखो। एंड देन बात आती है ऑर्थो और पैरा की, तो इसमें किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा? ऑर्थो का इफेक्ट पैरा के इफेक्ट से ज़्यादा है या कम है, हम कैसे डिसाइड करेंगे? एक्चुअली होता क्या कि जब ए पैरा पोजीशन में है तो एक सिमेट्रिक फॉर्म में है, और सिमेट्रिक फॉर्म में होने की वजह से किसी भी क्रिस्टल लैटिस में इजीली क्या होता है? फिट होता है। और इसको डिकम्पोज करने के लिए, क्रिस्टल लैटिस इन द सेंस कोई सॉलिड है क्रिस्टल लैटिस फॉर्म में है, जिसे हम क्रिस्टल लैटिस ही बोलते हैं, और उसमें क्या हो रहा है? प्रॉपर फिट है। और जो प्रॉपर फिट होता है उसको डिकम्पोज करने के, उसको मेल्ट करने के लिए हमें टेम्परेचर ज़्यादा देने पड़ते। तो एक सिमेट्रिक नेचर होने की वजह से एक क्रिस्टल लैटिस में फिट होता है, जिसकी वजह से इसकी मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाती है, किसकी? पैरा की। और ऑर्थो की क्या हो जाती है? उससे कम हो जाती है। तो इसका मतलब ऑर्थो वाला क्या है? कम है, और पैरा वाला क्या है? ज़्यादा है। तो ये है मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन अगर एक बार मेल्ट हो गया तो ऑर्थो की जो बॉइलिंग पॉइंट होगी पैरा से क्या होगा? ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि अब बॉइलिंग, अब तो सारे के सारे लिक्विड स्टेट में आ चुके हैं ना। तो मेटा तो ऑलवेज मैंने बताया उसके ऑर्थो पैरा पे कोई इफेक्ट शो नहीं होता, इसलिए हमेशा क्या होगा? पीछे ही होगा, इसलिए ये हमेशा पीछे होगा। लेकिन अब बॉइलिंग पॉइंट के केस में ऑर्थो का क्या होगा? ज़्यादा होगा कंपेयर टू पैरा। तो आप कह सकते हो यहाँ पे ये हमारा हो गया बॉइलिंग। तो देखो नोट कर लो इसको, जो मैंने रीजन बताया उसको भी समझ के लिखो, वीडियो पॉज करो, समझो, अच्छे से आगे बढ़ो। आपको दिखाई तो दे रहा होगा। अब इसका मैं नोट्स भी देता हूँ आपको, चलो देखते हैं। लेट्स सी, आप ये देख लिए हो यहाँ पे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये आइसोमर थे जो मैंने ऑलरेडी बताया। तो जो ब्रांच में सबसे ज़्यादा है आपको दिखाई दे रहा होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है? बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट की बात हो रही है, तो बॉइलिंग पॉइंट का कितना? 346 है, यहाँ पे 364 है, यहाँ 375 किस में है? केल्विन में है। सब दिखाई दे रहा है। तो सबसे ज़्यादा किसका? जो स्ट्रेट चेन है, क्योंकि वहाँ पे वंडर वाल फोर्स और सरफेस एरिया क्या ज़्यादा है।
क्योंकि एक दूसरे क्या है, आइसोमर है। आइसोमर में ऐसे डिसाइड करते हैं। अब देखो अभी अभी मैंने दिखाया, ये भी एक दूसरे के आइसोमर है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी। तो बॉइलिंग पॉइंट की अगर पहले तो मैंने मेल्टिंग पॉइंट बताया, तो मेल्टिंग पॉइंट में आप देखोगे यहाँ पे किसका, ये जो मेटा वाला कितना है 249 है। फिर उसके बाद ऑर्थो वाला कितना है 256 है। तो आप ये रखोगे ना, मेटा पहले आएगा, फिर कौन आएगा, ऑर्थो आएगा, एंड देन पैरा आएगा। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट में मैंने पहले मेटा ही दिखाया था। देखो बॉइलिंग पॉइंट में मेटा का कम है, कितना है 453, कहाँ है, यहाँ है 446 है, ये मेटा का है। ये ऑर्थो का है 453, तो ऑर्थो का है यानी 448 किसका है, पैरा का। तो देखोगे कंपेयर करोगे 446 सबसे कम है बॉइलिंग पॉइंट में, एंड देन उसके बाद पैरा का आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पहले पैरा आ जाएगा, एंड सबसे ज़्यादा जो मैंने बताया ऑर्थो का होगा यहाँ पे, फिर ऑर्थो हो जाएगा। यही ऑर्डर है जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया क्यों होता है इसके बारे में। चलो आगे देखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे बात आती है डेंसिटी की। डेंसिटी का मतलब होता है कि अगर मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो डेंसिटी भी क्या होती है, बढ़ती है। क्योंकि आपको पता है डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम। तो अगर मास बढ़ रहा है तो डेंसिटी भी क्या होगा, बढ़ेगा। आपके पास कुछ एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ। जैसे आपके पास हो जाए यहाँ पे CH3, या ऐसे ले लो CaCl3, CHBr3 और CHI3। तो सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट किसका है, ओब्वियसली आयोडीन। तीनों में कार्बन जो है कॉमन है, आप देखो कॉमन है। बट अगर हैलोजन की बात किया जाए तो आयोडीन की जो है मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज़्यादा है, इसलिए डेंसिटी भी इसका क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। नोट कर लेना, यहाँ पे सेम टू सेम होगा, ठीक है। यहाँ पे दूसरा मॉलिक्यूल लिया है, जैसे CH2Cl2 है, CaCl3 है, CaCl4। तो जैसे जैसे मास बढ़ रहा है तो डेंसिटी भी क्या हो रही है, वैसे ही बढ़ रही है। जैसे जैसे मास बढ़ रहा है डेंसिटी भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। आप देख लो यहाँ। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, सॉल्युबिलिटी। देखो सॉल्युबिलिटी एक ऐसा टॉपिक है जो आपको आना ही चाहिए। एक्चुअली होता क्या है कि हमें तो पता है कि सॉल्युबिलिटी में अल्काइल हैलाइड को सॉल्युबल हो जाना चाहिए वाटर में, जबकि होता नहीं है। क्यों नहीं होता, जबकि दोनों पोलर नेचर के होते हैं। यानी अगर आपके पास अल्काइल हैलाइड है और वाटर है तो दे आर पोलर इन नेचर, दे आर पोलर इन नेचर, और दोनों आयोनाइज हो जाने चाहिए और दोनों डिजॉल्व हो जाने चाहिए, जबकि होता नहीं है। क्यों नहीं होता है, मैं वो भी बता रहा हूँ। क्योंकि इनसे बनने वाला जो सॉल्यूशन होता है, जो एक नया इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज होता है, वहाँ पे जो नया इक्विलिब्रियम फॉर्म होता है, एक नया बॉन्ड फॉर्म होता है, ऐसे कह सकते हो। वो जो बॉन्ड है ये पेरेंट वाले बॉन्ड से क्या होते हैं, वीक होते हैं। इस वजह से वीक होते हैं, मतलब कि अगर मान लो RH या वाटर के साथ रिएक्शन कर लिया, एक नया बॉन्ड बना भी लिया, तो वो बॉन्ड उतना स्ट्रांग नहीं होगा जितना स्ट्रांग R और X के बीच में है, जितना स्ट्रांग H और OH के बीच में है। इस वजह से रिवर्स हो जाता है और यहाँ पे वो बॉन्ड स्टेबल नहीं होता। यहाँ पे इनके बॉन्ड को, यानी इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, इनके बॉन्ड को ओवरकम करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। अब जब किसी को एनर्जी दिया जाएगा तो स्टेबल होगा कि अनस्टेबल, ऑब्वियसली अनस्टेबल, क्योंकि एंडोथर्मिक हमेशा क्या होगा, अनस्टेबल। एक्सोथर्मिक क्या होता है, स्टेबल होता है, आपने पढ़ा होगा। तो आप लिख सकते हो, यहाँ पे बोल सकते हो, ऑल दो एल्काइल हैलाइड एंड वाटर पोलर इन नेचर, बट एल्काइल हैलाइड इज नॉट much soluble in water because of alkyl halide is unable to break the bond of hydrogen in the water, hence it will not form any new bond stable, यानी कोई स्टेबल न्यू बॉन्ड फॉर्म नहीं करता। स्टेबल नहीं फॉर्म करता ना, अगर स्टेबल फॉर्म करता है तो डिजॉल्व हो सकता था, इसलिए सॉल्युबल नहीं होता है। हेंस यू कैन से अल्काइल हैलाइड इज नॉट सॉल्युबल, या अल्काइल हैलाइड इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर, आप बोल सकते हो। तो अल्काइल हैलाइड स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर होता है, स्लाइटली सॉल्युबल होता है। तो अब बात आती है कि अल्काइल हैलाइड सॉल्युबल कहाँ होगा। तो अल्काइल हैलाइड जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, चाहे आप वहाँ पे बेंजीन ले लो, कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लो, लिखा होगा, आप देख सकते हो। तो ऐसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में अल्काइल हैलाइड अच्छे से सॉल्युबल होता है, क्योंकि वहाँ न्यू जो बॉन्ड फॉर्म होता है वो स्टेबलाइज होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। और ये नोट्स है आपको, जो मैंने बताया, चाहे उस पॉइंट को नोट कर लो चाहे इसको। तो आज ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है हमने फिनिश किया है। हम अगले लेक्चर में देखेंगे किस तरीके से केमिकल रिएक्शन होता है, और वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा SN1, SN2, और इवन मैं SNI भी दिखा दूंगा, वाल्डेन भी दिखा दूंगा,
जिससे आपको समझ में आया, क्योंकि मैंने बताया था कि ऑप्टिकल आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर हम लोगों ने नहीं किया हुआ है, तो ड्यूरिंग द चैप्टर जहाँ भी इसकी रिक्वायरमेंट होगी वी विल डू। ठीक है, तो आप बहुत अच्छे से इन सबको नोट कर लो। हम मिलेंगे अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, नए जोश के साथ। आप इसको भी लिख लो, नए टॉपिक के साथ, नए जोश के साथ, और देखेंगे कि क्या होता है। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। टिल देन यू ऑल टेक केयर एंड बाय।